Youngsters, welcome back to your chemistry class. Today we are going to learn some very important topic and the topic is lanthanolids. बेटा डी ब्लॉक हमने कंप्लीट कर लिया है. डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज, इसके अलावा उसकी जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी जो मेल्टिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी, योर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कलर आयन फॉर्मेशन and many more. All the properties, some important compounds, KMnO4, K2Cr2O7, we have completed all that from D block, which was required for your preparation of board exam. Now I move on to the next part of the chapter, and that is lanthanoids. So today we'll talk about lanthanoids. Lanthanoids, agar beta, if I talk about the position of lanthanoids in the periodic table, so you'll find that they lie at the bottom of the periodic table. Periodic table में ये जो आपको नीचे दो सीरीज दिखाई देती हैं, ये इनमें से एक है lanthanoids की. The first one is of lanthanoids and the second one is of actinoids. एक बार मैंने पहले भी समझाया था आपको, लेकिन just 2 minutes recapitulation कि वास्तव में ये कहाँ लाए करते हैं और इनको यहाँ क्यों रखा गया है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप. बेटा हमने जब डी ब्लॉक पढ़ा था 3D, 4D, 5D सीरीज. 5D सीरीज में जब हम यहाँ पहुंचे, यहाँ पर लेंथेनम 57 है. लेंथेनम 57. उसके बाद आप देखेंगे कि हैफनियम 72 पे सीधा जंप हो गया है. सीधा 72 हैफनियम पे जंप हो गया है. बीच में देयर आर 14 मेंबर्स लेफ्ट. 58 से लेकर के 71 तक 14 members are left in between. सीधी जंपिंग लेंथेनम से लेके हैफनियम पर चली गई है 72 पर. 58 से 72 पे 57 से सॉरी. नाउ what are these elements? Why have been these kept here? देखो बेटा होता क्या है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हुए आ रहे हैं. यहां पर हमने 6s फिल किया. ओके, 6s1, 6s2. आपको पता है आफ्बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 6s के बाद 4f का नंबर आता है. 6s के बाद 4f का नंबर आता है. तो हियर आफ्टर लेंथेनम वी विल फिल 14 4f ऑर्बिटल्स. 4f1, 4f2, 4f3, 4f4 लाइक दैट. नाउ 4f यहां पर हम फिल करेंगे. देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज 5d. 72 जो हैफनियम है उसमें इलेक्ट्रॉन 5d में लेंथेनम में एंट्री कर जाता है. उसके बाद 4f आता है और उसके बाद वी हैव दिस हैफनियम एंड ऑल दीज मेंबर्स. ओके, सो इसमें 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 4d में 5d में होता है लेंथेनम में. ठीक है, सो 5d1, 5d2, 5d3 ऐसे करके वी फिल ऑल द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो क्योंकि 14 मेंबर्स हम यहाँ पर फिल करते हैं तो हमने उन 14 मेंबर्स को यहाँ पर लिख दिया है नीचे. अब नीचे लिखने का कारण क्या है? नीचे लिखने का कारण क्या है? नीचे लिखने का कारण ये है बेटा कि यहाँ पर अगर हम 14 मेंबर्स को और फंसाएंगे तो पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. ये सीरीज आगे बढ़ जाएगी. 3D, 4D के नीचे कुछ और ही आ जाएगा, 4D के नीचे 4f आ जाएगा, which will disturb all the chemistry of the elements. क्योंकि जो जिसकी केमिस्ट्री मैच है उसके अकॉर्डिंग ही तो लगाए गए हैं ना सारे एलिमेंट्स. तो अगर हम 4f को, तो that is why these two groups members have been kept here at the bottom of the series. Okay, so that's how we fill them and that's how we keep them separate. अब सवाल ये है कि नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, ये तो थी पीरियोडिक टेबल की बात कि लैंथेनॉइड्स हमारे कहाँ पर लाए करते हैं. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि लैंथेनॉइड्स जो है 4f ऑर्बिटल्स को भरने के लिए नीचे चले गए हैं. राइट, 4f ऑर्बिटल्स को भरने के लिए नीचे चले गए हैं. नाउ आई मूव ऑन टू द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज लैंथेनॉइड्स. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा इनकी? जैसा कि हमने देखा कि NS2, अगर हम n को 6 मान लें, जो हमारी अभी 6 सीरीज हमने देखी थी ना 6th पीरियड में वो लाए करते हैं, तो 6s2, तो 5d n-1 यानी कि 6, वहां पर हमने n की वैल्यू 6 ली है, तो 5d में यहां पर कुछ नहीं होगा, 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होगा. ओके, एंड देन वी मूव ऑन टू 4f n-2 यानी कि
4f1 से लेके 14 तक. So this is general electronic configuration of lanthanoids. Now एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता दूं यहाँ पर कि किस किस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो मैंने यहाँ लिख रखी है ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए दिमाग में बिल्कुल ही कि भाई कौन से एलिमेंट की क्या. देखो बेटा, लैंथेनम तो डी ब्लॉक का ही पार्ट है. लैंथेनम इज अ पार्ट ऑफ डी ब्लॉक ओनली. वो एफ ब्लॉक से हम उसको एफ ब्लॉक के साथ पढ़ते हैं क्योंकि उसकी केमिस्ट्री मैच करती है इन सभी एलिमेंट्स के साथ, बट इट इज अ पार्ट ऑफ डी ब्लॉक ओनली. उसके बाद सीरियम से स्टार्ट होता है आपका एफ ब्लॉक. तो सीरियम में जेनॉन 54 तक ये फिल करके आए हैं. उसके बाद 4f1, 5d1, 6s2. ओके, पहले हम क्या पढ़ते हैं, 6s2 भरी हुई है हमारी, इसमें 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एंड 4f1. उसके बाद प्रेसिडियम में 4f3. आपको याद करने का क्या तरीका है इसका, देखो 58 जो फर्स्ट एलिमेंट है वहां पर d1 आएगा, 5d में एक इलेक्ट्रॉन होगा. उसके बाद 64th पे जो बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा, गैडोलिनियम, ये आपको याद रखना पड़ेगा. गैडोलिनियम 64th पे जो है उसमें 5d है क्योंकि उसमें 5d और यहाँ पर 4f7 विच इज एग्जैक्टली हाफ फील्ड. तो यहाँ पर 5d1 है और 5d1 आपका लास्ट में ल्यूटेटियम पर है. तो स्टार्टिंग में, सेंटर में एंड लास्ट में तीन एलिमेंट्स के पास जो है 5d में 1 इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू रीजन, स्टेबिलिटी रीजंस. ओके, उसके कारण. अब इसके अलावा और आपको क्या याद रखना, देखो बेटा 6s का तो क्लियर है, 6s2. 5d का आपको बता दिया कि 3 एलिमेंट्स में 5d आएगा, फर्स्ट, 7th एंड 14th, राइट. देन 2 and 8 आर मिसिंग. f का जब आप फिल करेंगे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 2 and 8 आर मिसिंग. तो 2 and 8 आपने फिल ही नहीं करना है, और क्योंकि 8 फिल नहीं करना तो 7 दो बार हो जाएगा. 7 will be filled 2 times. So this is how you can learn the electronic configuration of these members. थोड़ा सा याद रखना है आपने कि फर्स्ट मेंबर, 7th मेंबर एंड 14th मेंबर के 5d में 1 है, सेकेंड एंड 8th आर मिसिंग फॉर 4f. तो 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7, 4f7 again, 4f9, 4f10, 11, 12, 13, 14 and again 14. तो दिस इज, इसमें 5d में आएगा ना तो फिर से 14 आ जाएगा. इस तरह से आप इस कॉन्फ़िगरेशन को याद रख सकते हैं बेटा. इसमें सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन, गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन एंड ल्यूटेटियम आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये तीनों तो आपको पक्के से पक्का याद होनी चाहिए. इसके अलावा यूरोपियम की भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 4f7 है और 5d में कुछ भी नहीं है. जो थोड़ा सा डिफरेंट है दैट यू नीड टू लर्न. सो ये थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पर लिख रखी है Ln+3. +3 इसलिए लिखा बेटा क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. तो उसको मैंने यहाँ लिखा है कि +3 में इसमें क्या रह जाएगा. देखो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो. इट इज सो सिंपल. इफ यू हैव लर्न टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज वेरी इजी टू राइट Ln+3. अच्छा, Ln क्या है? Ln इज अ जनरल टर्म वर्ड यूज फॉर ऑल द लैंथेनॉइड्स. कोई भी लैंथेनॉइड हो जाए उसके लिए हम जनरल क्या यूज करते हैं, Ln. ओके, तो ये चीज है बेटा. तो दिस इज हाउ यू कैन लर्न. ये सारा लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दीजिए एंड यू विल गेट दिस Ln+3 कॉन्फ़िगरेशन. ओके, आई होप आपको कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी बेटा. सीरियम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेटियम की आप जरूर याद रखेंगे. कहां से कहां तक है ये, 58 से लेकर के 71 तक जो ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा रहे हैं, दैट बिलोंग्स टू F block. Okay, is that clear to you all? Okay, so I am rubbing this and then we move on to the next property which is again very 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 important, and the next property is lanthanoid contraction. Lanthanoid contraction यानी कि एटॉमिक रेडियस की हम यहाँ पर बात करेंगे. आप थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे. देखो जैसे हमने डी ब्लॉक में पढ़ी थी, उतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज यहाँ नहीं पढ़नी है, बट हमें कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर पढ़नी है. जैसे एटॉमिक रेडियस को क्या होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. देन वी लर्न अबाउट कलर, ये कैसे शो करते हैं, एंड देन वी लर्न अबाउट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एंड इन द एंड देयर आर अ फ्यू केमिकल प्रॉपर्टीज व्हिच आर वेरी इजी टू लर्न, एंड देन यू हैव यूजेस ऑफ दीज.
तो ये इसी में आपका पूरा का पूरा लेंथेनॉइड जो है लेंथेनॉइड्स कवर हो गए हैं। लेट्स टॉक अबाउट एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। देखो बेटा, आपको भी पता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एटॉमिक साइजेस ऑलवेज डिक्रीज। व्हाई डू दे डिक्रीज? बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, साइज छोटा होता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सेम ही शेल में ज्यादातर इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, तो न्यूक्लियर पुल को वो फील कर पाते हैं एंड द साइजेस दे डिक्रीज। यहां पर भी व्हेन यू लेंथेनॉइड्स में भी व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइजेस आर डिक्रीजिंग। तो फिर नई बात क्या है? यहां पर नई बात ये है बेटा कि जो साइज डिक्रीज हो रहा है उसमें एक और फैक्टर आ गया है, विच इज पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। 4f ऑर्बिटल जो हमने अंदर की साइड फिल किए हैं, अभी हमने फिल किए थे, उन ऑर्बिटल्स में की शील्डिंग जो है वो पुअर होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ग्रेजुअली न्यूक्लियस की तरफ खींचते चले जाते हैं और साइजेस डिक्रीज हो जाते हैं। मैं अपनी बात को और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूं आपको। देखो बेटा, हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। देखो, सपोज दिस इज न्यूक्लियस, ओके, सपोज दिस इज न्यूक्लियस। हमने 6s फिल कर ली है, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर लिए। उसके बाद हमारी है 5d जिसमें अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और उसके बाद आप ये देखिए हम सबसे अंदर भर रहे हैं 4f, और हमें पता है हर एक एलिमेंट के साथ हम एक एक इलेक्ट्रॉन इस 4f में भरते चले जाएंगे। धीरे धीरे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। ओके, हो क्या रहा है? देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है ये जिस पावर से बाहर जो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं बाहर वाली शेल में, जिस पावर से ये न्यूक्लियस इसको खींचती है, इसके ऊपर जो इफेक्ट डालती है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी न्यूक्लियस का वास्तव में कितने चार्ज को हमारा इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है। अब हो क्या रहा है कि ये जो बाहर 6s2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पड़े हुए हैं, अंदर हमने फिल किया 4f ऑर्बिटल को 1 by 1। अब 4f ऑर्बिटल का जो शील्डिंग यानी कि इस न्यूक्लियस को कवर करना, ठीक है, इस न्यूक्लियस के ऊपर एक शील्ड का काम करना, ताकि ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट ना कर सके, उसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। लेकिन हमारे जो 4f ऑर्बिटल्स हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा पुअर है, वो बहुत अच्छे से न्यूक्लियस को कवर नहीं कर पाते, जिससे कि जो 6s इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस की तरफ आसानी से खींच रहे हैं। इसको बेटा आप ऐसे समझे कि यहां पर जो है ये चौकीदार हैं, जो 4f ऑर्बिटल्स एक तरह से न्यूक्लियस और इसी 6s के बीच में चौकीदार का काम करते हैं। लेकिन चौकीदार हमारा पड़ गया कमजोर, यानी कि ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। इतने स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण 6s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से न्यूक्लियस की तरफ खींचते रहते हैं। और साथ में आप ये देखिए कि 4f में भी तो और इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस जो है धीरे धीरे करके साइज को घटाती रहती है, इन 6s के ऑर्बिटल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती रहती है। इस फिनोमेना की वजह से जो लेंथेनॉइड्स हैं उनका साइज ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता रहता है। इसी फिनोमेना को हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। So this is an important question which is generally asked in the examination. 3 marks में भी आ जाता है, what is lengthenide contraction and what are its consequences। देखो बेटा, साइजेस तो पी ब्लॉक के भी सभी के कम होते हैं जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है, यहां पर एक तो 4f की एंट्री है विच हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और दूसरी जो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ इसका रिजल्ट क्या बना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसलिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या रिजल्ट आया इसका वो इंपॉर्टेंट है समझना। देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। अब थोड़ा हर स्टेप पे हर एक एलिमेंट का साइज डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब इनके एटॉमिक रेडियस बिल्कुल सेम हो गए
और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो गई, जाहिर सी बात है, साइजेस आर सेम, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो सेम। बिकॉज ऑफ दिस रीजन जब इन एलिमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन बिकम्स वेरी 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 डिफिकल्ट, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज और इनके साइजेस जो है वो बहुत ज्यादा मैच हो रहे हैं। उसके बाद और इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, इसका जो सबसे बड़ा जिससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा, अब आप ये देखो, एक बार मैं पीरियोडिक टेबल को दोबारा आपके सामने लाने की कोशिश करती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जो पीरियोडिक टेबल है आपके सामने, एक बार इससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए आप कि होता क्या है। देखो यहां पर भरे गए ये 4f ऑर्बिटल्स और उसके बाद 5d वाले फिल होने शुरू हो गए, 5d सीरीज के एलिमेंट्स। अब क्या हुआ, 4f ने अपना काम कर दिया है, यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं है 5d सीरीज में, यहाँ पर 4d सीरीज में तो नहीं है ना, किसी f ऑर्बिटल की एंट्री नहीं है। यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स भरने के बाद हम हैफनियम तक पहुंच रहे हैं और वो 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते करते हमारे एलिमेंट्स का साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो हैफनियम है उसका साइज जो ऊपर वाली सीरीज में जर्कोनियम था उसके बराबर ही हो गया। कायदे से क्या होना चाहिए था, कायदे से हैफनियम का साइज जर्कोनियम से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो नीचे ग्रुप में आते आते साइजेस बढ़ते हैं, शेल्स ऐड होती हैं। लेकिन इन दोनों का साइज जो है वो बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, दे हैव इक्वल साइजेस। तो इसके कारण इसका ये किस वजह से हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और सिर्फ जर्कोनियम हैफनियम नहीं, आगे नायोबियम, टेंटेलम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, इनके भी साइजेस जो हैं, सभी एलिमेंट्स के साइजेस 4d के और 5d सीरीज के एलिमेंट्स के साइजेस जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई साइजेस ऑफ जर्कोनियम एंड हैफनियम आर सेम, why sizes of molybdenum and tantalum are same although they belong to different series of d block elements। तो रीजन क्या है, रीजन इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, तीसरा कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ इसका, देखो जब हम इधर से इधर जाएंगे साइजेस डिक्रीज हो रहे हैं, चार्ज बढ़ रहा है, साइज छोटा हो रहा है, तो बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है और कोवेलेंट कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसके हाइड्रोक्साइड्स का बेस जो आपका जो बेसिक कैरेक्टर है वो भी डिक्रीज होता चला जाता है। सो दीज आर थ्री मेन कॉन्सिक्वेंसेस। कलर की अगर हम बात कर ले, कलर इज बिकॉज जैसे डी ब्लॉक में कलर किस वजह से था, डी ट्रांजिशन की वजह से था, इसमें भी एफ ट्रांजिशन होता है जिसकी वजह से कलर शो होता है। सो जिनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है या जो फुली फिल्ड शेल्स हैं वहां पर कंपाउंड्स विल बी कलरलेस, अदरवाइज एफ ट्रांजिशन की वजह से दे शो कलर्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर हम बात करें बेटा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो मोस्ट कॉमन इनकी होती है वो है +3। यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि दीज एलिमेंट्स लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे डोंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्यों नहीं दिखाते, रीजन इसका ये है कि जो 4f ऑर्बिटल्स हैं, 4f के ऑर्बिटल्स हैं, दे डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। क्यों नहीं पार्ट लेते बॉन्डिंग में वो, बिकॉज दे आर डीप इनसाइड, वो काफी अंदर है, इसलिए वो 5d ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले पाते। ठीक है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, Ce+4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड Eu+2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा पहले भी मैंने आपको बहुत बार ये बात समझाई है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। खुद रिड्यूस होगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम हो जाएगा, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम हो जाएगी। अब Ce+4 में है, हमने कहा इट इज एक्टिंग एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ये +3 में आना चाहता है, जाहिर सी बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है तो इट विल ट्राई टू कम बैक टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सीरियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है एंड इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, इसका रीजन क्या है, एक तो हमने देखा कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। इसका एक्चुअली सिर्फ एक ही रीजन नहीं होता कि भाई इसके अलावा हाइड्रेशन एंथैल्पी
और दूसरे रीजंस भी जो है सीरियम +3 की हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो है Ce+3 में एक्वस सॉल्यूशन में Ce+3 जो है इसलिए ज्यादा स्टेबल रहेगा और इसलिए इट विल ट्राई टू कम बैक टू इट्स Ce+3 स्टेट विच इज मोर स्टेबल एंड देयरफॉर एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब Eu+2 इसकी बात कर लीजिए आप, यहाँ पर ये यूरोपियम 2+ है, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब ये सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो इसका मतलब ये Eu+2 से ये Eu+3 में जाना चाहता है। और क्यों जाना चाहता है, बिकॉज इट इज मोर स्टेबल एनर्जेटिकली, ये Eu+3 स्टेट में ज्यादा स्टेबल है। तो इनका ये रीजन है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, दोनों ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। बेटा बहुत ही जल्द मैं जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज भी लेके आ रही हूँ। विल सॉल्व सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एवरी डे। ओके, तो आप बने रहिए साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन प्रिपरेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, अब इसमें यहाँ पर है बेटा प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। हेलोजेंस के साथ लैंथेनॉइड्स X3 बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ Ln2O3, सल्फर के साथ Ln2S3, ये नाइट्राइड के साथ LnN, एसिड्स के साथ दे लिबरेट हाइड्रोजन एंड वाटर के साथ दे मेक हाइड्रोक्साइड। तो ये तो बहुत कॉमन सी रिएक्शंस हैं जो कि आप बहुत बार इस तरह के रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ बिट अबाउट देयर यूजेस। यूजेस में बेटा परमानेंट मैग्नेट्स का काम करते हैं ये दो, स्पेशली नियोडिमियम एंड समारियम। गैडोलिनियम जो है दैट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट। एंड मिश मेटल, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, ये मिश मेटल आपको पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ एलॉय ऑफ लैंथेनाइड, कोई भी लैंथेनाइड हो सकता है विच इज 95%, then iron 5% and traces of carbon, sulfur, calcium it consists of. It is a very strong alloy और ये क्या काम आता है, बुलेट्स बनाने के काम आता है, या फिर ये सिगरेट लाइटर्स में भी यूज होता है। So that's all about lanthanoids बेटा। आई होप आपको लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर आप इतना तैयार करेंगे तो आपका lanthanoids में से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। So keep preparing well, stay happy, stay healthy, stay focused, do well. Thank you. Have a nice day.